नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित आज लेखपाल की परीक्षा में सामान्य अध्ययन और ग्रामीण विकास से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उसके आंसर की को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे आप लोग अपना आंसर मैच करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों का कितना बन रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कल बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला प्रश्न जो आया था, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, रीघम ममानिया। इम्पॉर्टेंट था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट था और इसमें यही सही होगा। अगला जो प्रश्न था वो है कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, तो चाइना। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। बहुत ही आसान है। देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद 3 रियासतें, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों भारत में नहीं आई थी और तीनों को बाद में विभिन्न अभियानों और विभिन्न संघ कार्यक्रमों के तहत भारत में विलय किया गया था। उसी में से एक हैदराबाद था जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न आया था, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, तो ईएफटी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है, बाफिन द्वीप। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नहीं थी। बहुत ही आसान सा और सिंपल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, उसी के 19 के 1 के ए आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला जो प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न था, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जो प्रश्न आया था वो था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आया था, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, तो ये साबरमती से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, राजा राम मोहन के प्रयास से। ऑप्शन डी इसमें सही था। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे उद्योग हमारे अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो कृषि आधारित क्षेत्र होता है, द्वितीयक जो क्षेत्र होता है वो उद्योग वाला क्षेत्र होता है और जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो सेवा का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र था कृषि पर वो हमारी जनसंख्या अधिकांश निर्भर थी अपनी जीविका के लिए। अगला जो प्रश्न आया था वो था, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वैसे तो उत्तर प्रदेश 9 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है, लेकिन जो 9 उसमें मिलते हैं उसमें एक दिल्ली भी है, तो दिल्ली राज्य नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आयोग ने दिल्ली को भी राज्य माना तब तो 9 सही है, नहीं तो 8 सही है। ठीक है, तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे इसने सिर्फ राज्य दिया है तो मैं इसमें ऑप्शन बी ही सही मानूंगा, 8। ओके। अगला है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि NH-34 जो है वो लगभग 723 किलोमीटर लंबा है और ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, थारू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है,
निम्न में से उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर किसको जाना जाता है? वाराणसी को। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ को आईटी शहर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अगला मिलान करने के लिए आया था, एक तरफ बांध थे एक तरफ नदी थी, तो इसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध ये रिहंद नदी पर है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। तो यानी 1 का ए और 2 का सी जिसमें सही होगा वही सही होगा। तो यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल को अटैचमेंट, जो ईमेल अटैचमेंट होता है उसको खोलकर हमें पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है। अगला प्रश्न जो आया था, निम्न में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है पहली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन ए इसमें सही है, PMGSY। ओके। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? ये योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार को वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है? नरेगा, जिसको हम लोग ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न था, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये है NSAP। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का काम करती है? तो ये है पुरा। ऑप्शन ए इसमें सही है, पुरा। अगला है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न था वो था, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो यह है उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, UPRRDA यानी यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना 2003 में हुई थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, 2003। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2020 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न जो आया था, निम्न में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना तथा सभी संभावित खेती योग्य भूमि की सुरक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? तो ये है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा फार्मर फील्ड स्कूल। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की निम्न में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 2016 में ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आया था, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? यूपी मातृभूमि योजना। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी योजना दुर्व्यापार, व्यावसायिक एवं शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और एकीकरण के लिए है? उज्ज्वला योजना। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण, पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? उस्ताद योजना। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला था, निम्न में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविक राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ये था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अगला है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? 30%। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 30,000 रुपये। वैसे ये इंटरमीडिएट पास के लिए था, इंटरमीडिएट के लिए। अगला है स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? ये है ऑप्शन ए, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ओके। अगला प्रश्न आया था निम्न में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय की। अंतिम प्रश्न जो आया था वो था कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये है स्वामित्व। ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके, तो ये कुल GS और ग्रामीण विकास से जो 50 प्रश्न आए थे उसका मैंने आपको आंसर सही बताया है। और आप लोग इसको मिलाइए और कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ओके, नमस्कार।